आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, क्या कर रहे हैं? संवैधानिक विकास की कैसे कैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। यह कहीं भी लग सकते हो। पॉलिटी के जब शुरुआत चैप्टर देखोगे तो उसमें भी यही लिखा है, और मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में भी इसकी चर्चा है, तो कहीं भी लिख सकते हो। हालांकि इसको मॉडर्न हिस्ट्री में लेके चलना। ठीक है, देखो संवैधानिक विकास कैसे हुआ भारत का। तो हमें पता है कि 1600 में एक कंपनी आती है जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। सितंबर 1599 में एलिजाबेथ टेलर ने एक चार्टर पास किया और कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत व्यापार करने के लिए भेज दिया। कब भेजा? 1600। यानी शुरुआत में जब कंपनी भारत आई तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना, और कंपनी ने जम के व्यापार किया। शुरुआत में कितने साल के लिए आई भारत? 15 साल के लिए। लेकिन 1508 में एक एक्ट के माध्यम से इसकी समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, और उसी के दौरान भारत में कंपनी का शासन या कंपनी का व्यापार शुरू हो गया। सोचो, भारत में कंपनी आ कब गई? 1600 में। और भारत में पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। तो इस 173 सालों में ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं लाया गया ब्रिटेन द्वारा? ऐसी क्या दिक्कत हो गई 1773 में ब्रिटेन की सरकार को कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाना पड़ा? अब ये चीजें तुम्हें आज पढ़नी पड़ी हैं। ठीक है, तो जब हम चार्टर एक्ट्स की बात करेंगे तो इसको दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पारित किए गए चार्टर एक्ट्स, और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन पारित किए गए चार्टर एक्ट्स। ठीक है, यानी 1773 में भारत पर किसका शासन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आएगा तब भारत में किसका शासन है? 1813 के चार्टर एक्ट के समय भारत में किसका शासन है? 33 में, 53 में। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई तो क्रांति हुई ना, इस क्रांति में सभी वर्गों ने भाग लिया, लगभग सभी वर्गों ने भाग लिया। यानी भारत के सभी वर्ग कंपनी के शासन से खुश नहीं थे, तो उन्होंने नाखुश होकर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दमन पूर्वक कुचला गया, और कुचलने के बाद ये शासन जो कंपनी कर रही थी भारत में, अब ये अधिकार छीन कर किसके पास आ गए? ब्रिटेन के ताज या महारानी ने ये शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। और उसके बाद जो चार्टर एक्ट आएंगे वो किसके अधीन आएंगे? समझ में आ गई बात? तो इसको दो भागों में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? पहला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे समझ रहे हो? रेगुलेटिंग किसको रेगुलेट करना है? कंपनी को। दूसरा, 1781 का चार्टर एक्ट। तीसरा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। चौथा, 1813 का चार्टर एक्ट। पांचवा, 1833 का चार्टर एक्ट। छठा, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये पढ़ने हमें ब्रिटिश शासन के अधीन, कंपनी शासन के अधीन चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद जैसे ही क्रांति होगी, कब? 1857 की क्रांति के बाद ये शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर किस तरह चला जाएगा? 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का, फिर 1909 का, 1919 का, 1935 का, और लास्ट में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसी अधिनियम के बाद जो 300 सालों से गुलाम था, किसका? यूके का,
वो देश 1947 के भारत शासन अधिनियम से आज़ाद हो जाएगा और दो देश उभर कर सामने आ जाएंगे, पहला इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। समझ में आ गई बात? थोड़ा समझ में आई क्या 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 पढ़ना है हमको? मुश्किल से 10-12 क्लासेस में आपका ये पूरा भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन जाके देखना क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी इस पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है और छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते रहते हैं, ठीक है। शुरू करें, उठा ले पहला एक्ट, चलो। उम्मीद करते हैं कि पिछली क्लासेस आपको याद होंगी, है ना। चलो ठीक, देखो इसको कैसे भागों में पढ़ना है। पहला, अरे देख लो यार, इसकी पृष्ठभूमि कि ऐसी क्या क्या परिस्थितियां बनी कि ब्रिटेन की सरकार को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा, ठीक है। अब आ गया तो इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, तो विशेषताएं देखेंगे। जब भारत में आएगा तो कुछ उपयोगिता होंगी कि नहीं होंगी, और कुछ इसकी कमियां होंगी। तो इसको कितने भागों में पढ़ना है? 4। पहला क्या है? इसके आने का कारण। दूसरा, इसकी विशेषता, आया है तो क्या लेके आया है। तीसरा, यह भारत या अंग्रेजों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। और चौथा, इसमें क्या क्या कमियां थी, ठीक है, जिसको सुधारने के लिए हर 10 वर्षों में बार बार एक्ट लाया जाएगा। तुमने पढ़ा था ना कि 1919 की समीक्षा करने के लिए कौन सा आयोग आया? साइमन कमीशन। तो वही हर 10 वर्ष में एक नया आयोग, एक नया एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा। किसके लिए? अपने पूर्व के एक्ट की समीक्षा करने के लिए। तो कुछ कमियां होंगी ना, इसी कमियों को अगले वाले एक्ट में सुधारने का प्रयास किया जाएगा। समझ में आ गई बात? ले आए पहला हेडिंग लो, पृष्ठभूमि। किसकी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अच्छा बताओ, सितंबर 1599 एक व्यक्ति है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर रहा है, जिसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, लॉर्ड मेयर। ये एक व्यापारी है, कहाँ का? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का व्यापारी अपने 80 प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में आकर व्यापार करना और धन को कमाना, ठीक। इसको परमिशन दी 1600 में। किसने? इंग्लैंड की राजधानी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने, और कहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाले 15 वर्षों तक क्या करेगी? व्यापार करेगी। और इस अनुबंध के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात? पक्का? अब सोचो, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, यानी कंपनी का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक धन कमाना। किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। यानी अंग्रेज कुछ माल लेकर आएंगे भारत, और यहां से क्या ले जाएंगे? सूती वस्त्र, कपड़े और सारे मसाले। और मसाले यहां से जाएगा 1 पाउंड के रुपए के हिसाब से, और ब्रिटेन में कितने बिकेगा? 60 पाउंड। यानी 60 गुना प्रॉफिट के हिसाब से अंग्रेज व्यापार करेंगे। बढ़िया से व्यापार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 1600 से जो कंपनी व्यापार कर रही है वो 1757 तक बढ़िया से व्यापार करती रहेगी। लेकिन जब ये व्यापार के क्रम में व्यापार कर रहे थे, तब इनके मन में अचानक से क्या जागा? एक जिज्ञासा जागी कि क्यों ना हम भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करें। समझ में? यानी 150 साल तक इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन छिपा उद्देश्य क्या था? कि भारत की राजनीति में प्रवेश करके भारत को गुलाम बना लेंगे। और पहली घटना कब घटी इसकी? 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी ने
अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के लिए भारतीय शासन के दरवाजे खोल दिए। हालांकि ये लड़ाई जो थी कैसी थी, ये विश्वासघात की वाली लड़ाई थी। इसमें वास्तव में अंग्रेज शक्तिशाली है या नहीं, इसकी परीक्षा नहीं की जा सकी थी। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से क्या कर दिया था, धोखा कर लिया था। कौन कौन थे? मीर जाफर, घसीटी बेगम, राय बहादुर और अमीर चंद। ठीक है, ये सब ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप से षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को हरवा दिया। किसके हाथों? इस समय कौन है? लॉर्ड क्लाइव। बहुत बढ़िया, गुड। लॉर्ड क्लाइव 1757 में बक्सर का प्लासी की लड़ाई जीतेगा। 60 में वापस कहाँ चला जाएगा? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से 64 में फिर वापस आएगा और कौन सा युद्ध करेगा? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, यानी रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा गवर्नर है जो भारत में कितनी बार आया? 2 बार। एक 1757 और दूसरा 1764। दोनों प्लासी की युद्ध जीत के चला जाएगा। कहाँ पर? और जब जैसे ही बक्सर का युद्ध होगा फिर से वो वापस आ जाएगा। ये चीज याद होगी हमें, लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इस जून 1757 के प्लासी के बैटल के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन की जो इच्छाएं हैं वो अचानक से प्रबल हो गई और राजनीति में घुसने का इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और ये वास्तविकता कब बन गई? 22 अक्टूबर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। अभी तक जो 1600 से कंपनी व्यापार कर रही है, 1764 तक उसका व्यापार कैसा है? मतलब नंबर 1 क्वालिटी का बढ़िया व्यापार, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी के कर्मचारी भी पैसा कमा रहे हैं और कंपनी के कर्मचारी पैसा भेज भी रहे। कहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को। याद आई बात? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन है ये वही लॉर्ड मेयर ने स्थापित किया ना, 80 सदस्यों का समूह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर हैं। यानी इन्होंने पैसा लगा दिया और कंपनी की स्थापना कर दी और लंदन में बैठकर इसका प्रॉफिट खा रहे हैं। कुछ ये खा रहे हैं और कुछ भारत में काम करने वाले अंग्रेज कर्मचारी। यानी ये जो बैलेंस है ये बढ़िया से बना हुआ है। कब तक? 1600 से लेकर 1764। 1764 में कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। सब कुछ रिलेट करना। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, डेट सही है ना? 1764। इस युद्ध में अंग्रेजों को यह समझ में आ गया या भारतीयों को समझ में आ गया कि वास्तविक शक्ति किसके पास है, यानी ये वास्तव में शक्तिशाली है। और अब आने वाला समय भारत में शासन कौन करेगा? क्यों? क्योंकि इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसी संयुक्त सेना को हराया था। उस संयुक्त सेना में कौन कौन लोग थे? बहुत बढ़िया। एक तरफ क्लाइव और दूसरी तरफ संयुक्त सेना किसकी? शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का भगौड़ा नवाब। ये भाग के कहां चला गया? अवध। अवैध नहीं, अवध। ठीक है, ये तीनों लोग को बक्सर में क्लाइव द्वारा पराजय प्राप्त होगी और उसके बाद भारतीय राजनीति में पूरी तरह से खुले तौर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इस युद्ध के बाद जीता कौन? क्लाइव। 12 अगस्त और 16 अगस्त को 2 संधियां होंगी। कौन सी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। होगी कि नहीं होगी? और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या प्राप्त हो जाएगी? दीवानी प्राप्त हो जाएगी। यानी दीवानी मतलब अब जितना माल इकट्ठा होगा कहां से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो किसको मिल रहा है? अंग्रेजों को। और बंगाल के नवाब को कौन से अधिकार मिले? निजामत के अधिकार। यानी बंगाली आपस में जब लड़ेंगे तो लड़ाई को सुलझाएगा कौन? बंगाल का नवाब। कौन है इस समय? है मीर कासिम है। यानी निजामत के अधिकार मीर कासिम को दे दिएगा, दीवानी के अधिकार किसको दे दिए गए? अंग्रेजों को। यानी जो भी माल की उगाही होगी, राजस्व इकट्ठा होगा, वो किसके पास जाएगा? ऐसे में सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए था कि नुकसान? दिमाग लगाओ।
कर्मचारी अमीर होने चाहिए थे, तो कर्मचारियों के अमीर होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी समृद्ध होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, 1765 से 1772 मात्र 7 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, दिवालिया हो गई। जबकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था कि कम होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, क्यों हुई दिवालिया, क्योंकि जो भी सरकारी कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो जितना धन इकट्ठा करते थे, जो भी बंगाल से धन लूटते थे, वो खुद अपने पास रखते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को शेयर के नाम पर क्या देते थे, झुंझुना। इन 7 सालों में, अच्छा सुनो और चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा ले कहां से रही है, अरे यार भारत से। सेना रखेगी, सेना रखेगी, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या है, भारत में साम्राज्यवाद का विस्तार करना। और अपना क्षेत्र का विस्तार कब कर पाओगे, जब तुम्हारे पास सेना हो, जब तुम्हारे पास धन हो। धन आना बंद हो गया, सेना का रख रखाव तो रखना पड़ेगा। सेना को तुम्हें क्या देना है, पेंशन देना है, वेतन देना है और भत्ता देना है। ये पैसा कहां से आएगा कंपनी के पास। 7 साल तक कंपनी सिर्फ खर्च कर रही ना, उसको कंपनी के कर्मचारियों को पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यानी पैसा आ नहीं रहा है, सिर्फ जा रहा है। तो ऐसे में 7 साल में कंपनी क्या हो जाएगी, दिवालिया। जैसे ही दिवालिया हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, कब, 1772। जैसे ही दिवालिया हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी लोन लेने जाएगी, किसके पास, ब्रिटिश सरकार के पास। कहानी समझते रहना, क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की क्या हो गई, दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी प्राप्त का मतलब राजस्व पर किसका अधिकार हो गया, पूरे कंपनी का। इस राजस्व प्राप्ति के चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होना चाहिए था कि नुकसान, लेकिन उसको क्या हुआ, उसके पीछे की वजह सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचारी बन जाना। यानी ये अपनी पॉकेट भरते रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी को शेयर नहीं देते रहे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक बड़ी सेना रख रही है, जो बड़े बड़े कर्मचारियों को भारत भेज रही है, उनको वेतन देगी कि नहीं देगी, वेतन देने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, 7 सालों में पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बैंकरप्सी से बचने के लिए ये लोन लेने किसके पास जाएंगे, ब्रिटिश सरकार ये देख के सख्ते में आ जाएगी, कहेगी ऐसी कंपनी जो 1765 तक भयानक प्रॉफिट में चल रही थी, अचानक से 7 साल में ऐसा क्या हो गया कि इसको लोन लेना पड़ा। आ रही बात समझ में, ब्रिटिश सरकार कहेगी मैं तो लोन दे दूंगी आपको, लोन दे देगी, लेकिन क्या करेगी, पहले लोन देने से पहले हम जांच कराएंगे। किस चीज की जांच, कि ये कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी आखिर में भारत में कर क्या रहे हैं। इतना पैसा होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया कैसे हो गई, तो सरकार क्या करेगी, एक जांच समिति का गठन करेगी। इस जांच समिति को 2 भागों में बांटा जाएगा, पहली है प्रवर समिति और दूसरी है गुप्त समिति। यानी ये जासूसों के माध्यम से भारत जाएंगे और इनका रवैया देखकर वापस आएंगे कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, है ना। जैसे प्रवर समिति और गुप्त समिति, इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे, ब्रिटिश सरकार के एक सांसद हैं जिनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो अपनी रिपोर्ट किस पर देगी, कि ऐसा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या हो गई, दिवालिया। मार्च 1773 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, ठीक है। और इस रिपोर्ट के आधार पर, किस रिपोर्ट के आधार पर, भारत में पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट
प्रस्तुत किया जाएगा। कहानी समझ में आई? पक्का? इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया कि वास्तव में जरूरत क्यों पड़ी? जो 173 सालों तक जरूरत नहीं पड़ी थी, अचानक से बक्सर के युद्ध के बाद इसमें इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि ये जो जितना भी प्रॉफिट कमाते थे, जितनी भी लूट करते थे, वो सारा माल किसके पास जाता था? ये अपनी जेब में रखते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते नहीं थे। इस दौरान 7 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी का खर्चा उतना ही बना हुआ था, लेकिन प्राप्ति हो नहीं रही थी, यानी रेवेन्यू रिसीट नहीं हो रहा था, रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा था। एक्सपेंडिचर बढ़ता चला गया लेकिन रिसीव उसकी कम होती चली गई। ऐसे में क्या होगा? दिवालिया हो ही जाएगी। कोई भी कंपनी हो दिवालिया हो जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी दिवालिया हो गई। इस दिवालियेपन से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई? ब्रिटेन की सरकार से लोन लेने। ब्रिटेन ने कहा लोन दे देंगे लेकिन हम अपने स्तर पर जांच करवाएंगे कि आखिर में सरकारी कर्मचारी अधिकारी भारत में रहकर कर क्या रहे हैं। तो जांच हुई। जांच के द्वारा पाया गया कि हाँ, वास्तव में कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम तक पहुंच गया। इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया। कौन सी? गुप्त समिति और एक। इस दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1773 में दी और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आ गई बात समझ में? बिल्कुल वही द्वैत शासनी की तो बात है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी, लेकिन निजामियत के अधिकार किसके पास रहे? वही तो द्वैत शासन है, डायरेक्टली वही तो है ना। नहीं समझे? हाँ ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? चलो अब आ जाओ। ये तो थी पृष्ठभूमि। अब इसकी क्या करो? विशेषता देख लो क्या क्या है। अच्छा, एक चीज और समझ लो। पहले एक्ट आया तो कुछ सुधार हुए होंगे, कुछ चेंज हुए होंगे। वो चेंज क्या है थोड़ा सा देख लो, विशेषता बाद में देखते हैं। हमें पता है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है कि नहीं है ये, और दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों मिलकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ये गठन कर रहे हैं और ये संचालित कर रहे हैं। याद आई बात? यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में इस समय कितने सदस्य थे? 80। लॉर्ड मेयर इसके कंपनी के ऑनर है ना। ये सारे 80 लोग शेयर होल्डर्स हैं। किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इन 80 लोगों ने पैसा लगाया और पैसा लगा के ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कर दिया। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी है? 24। 1600 से लेकर 1772 तक इस 24 सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष था? 1 वर्ष। समझना, 1600 से लेकर 1772 तक इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 1 वर्ष। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? संशोधन, और इन 24 सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और प्रत्येक 1 वर्ष में इसका 1/4 सदस्यों को रिटायर होना था और 1/4 सदस्यों को ही अपॉइंट करना था। यानी 6 सदस्य हर साल चेंज हो रहा है। चेंज क्यों कर रहा है? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स चेंज क्यों कर रहा है? हर एक साल में 4 सदस्यों को, 6 सदस्यों को, 24 का 6 सदस्य हर साल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ताकि भ्रष्टाचार कम हो यार। हर साल जाना है और नए आने। और ये ला कौन रहा है? शेयर होल्डर्स। ये क्या करते हैं? वोटिंग के माध्यम से इन 24 सदस्यों को चुनते हैं। पहले कितना था? 1773 के रेगुलेटिंग में कितना हो गया? 4 वर्ष। और प्रत्येक 1 वर्ष में 1/4 सदस्यों को रिटायर होना था और 1/4 सदस्यों को नए अपॉइंटमेंट। ये आवन जावन की क्रिया क्यों की गई? ताकि अगर लंबे समय तक कोई आदमी रुक जाता भारत में तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि उसको लंबे समय तक रुकने ही ना दो। 1 साल काम करे, 1 साल के बाद तुरंत कहाँ चला जाए? ब्रिटेन। क्या 1 साल में कोई व्यवस्था कोई समझ पाएगा? सोचो, 1 साल तो समझने में लगेगा भारत है क्या। 1 साल जैसे होगा तुरंत चले जाओ वापस। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। थोड़ा समझ में आ गई बात? 4 साल बढ़ा दी। हर 1 साल में रिटायर करके जाना है 6 लोगों को और 6 लोग नए आ जाएंगे।
तो जो चले गए वो चले गए, जो आए वो भी 1 साल व्यवस्था समझने में बिता देंगे, तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। ठीक है, चेंजमेंट समझ में आया? अरे यार, अब आ जाओ विशेषता। तो बताओ पहली विशेषता क्या है, इसके तहत क्या क्या किया गया भारत में? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में क्या आया, पहला समझो। अभी तक कितनी प्रेसिडेंसी है भारत के पास? 1600 से लेकर 1772 तक, जहां पर गवर्नर बैठ रहा है 3 है। हाँ, कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास या बंगाल, हाँ कलकत्ता या बंगाल। इन तीनों प्रेसिडेंसी में तीनों अलग अलग, नहीं जनरल नहीं है, गवर्नर बैठ रहे हैं। ये भी गवर्नर है, ये भी गवर्नर है और ये भी गवर्नर है। क्या इन तीनों की शक्तियां बराबर हैं? हैं बराबर, इस समय तो बराबर है। 1772 तक तीनों गवर्नर क्या है, एक समान शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। तो कोई इसकी बात मानेगा या ये इसकी बात मानेगा या ये आपस में एक दूसरे की बात मानेंगे? क्योंकि शक्ति क्या है, दोनों सबकी बराबर। इस शक्ति को 1773 के एक्ट में क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कैसे? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, किसका? बंगाल का। भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन है? बेंटिक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी गवर्नर पद को खत्म करके कौन से पद का सृजन किया गया, कहां का? और बाकी के 2 गवर्नर को इसके अधीन। पहली विशेषता समझ में आ गई? 3 प्रेसिडेंसी है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। 1772 तक ये तीनों गवर्नर अलग अलग कार्य कर रहे थे। बंगाल का गवर्नर बंगाल के लिए, मद्रास का गवर्नर मद्रास के लिए और बंगाल का गवर्नर बंगाल के लिए। लेकिन 1773 के एक्ट में चेंज किया गया, क्या कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और दोनों गवर्नर को इसके अधीन ला दिया गया। समझ में आई बात? दूसरा चेंजमेंट देखो, इस गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। ये चेंजमेंट विशेषताएं हैं। 1773 में यह पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए परिषद का गठन किया गया, तो आंसर क्या है? 1773। इस परिषद में कितने सदस्य? 4। यानी अब जो काम 1773 से पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर करता था, अब वही काम बंगाल का गवर्नर जनरल प्लस 4 अन्य सदस्य मिलकर करेंगे। अब जब 5 लोग किसी काम को करेंगे तो काम अच्छा होगा कि बुरा होगा? पहले सिर्फ गवर्नर की वाहवाही, गवर्नर की हाँ या ना, अब 4 लोगों की सहमति। यानी अब अगर भ्रष्टाचार होगा तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है कि नहीं? मान लो एक आदमी करप्ट है तो 4 लोग उसको रोकने वाले हैं कि नहीं? हाँ, है ना? क्या था उसमें? इस परिषद में देखो कितने लोग, यानी गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल कितने लोगों से मिलकर बनेगी? एक गवर्नर जनरल और 4, इन 4 को कैटेगराइज कर लो। पहला कौन था? फ्रांसिस। ये नाम याद रखना प्लीज। गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल होने वाले 4 मेंबर्स, पहला कौन? फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मानसन और चौथा वॉरवेल। ये 4 सदस्य किसकी सहायता कर रहे हैं? ये गवर्नर जनरल है कौन? भारत का पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भारत का है वो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये वही होगा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा। अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? अरे चुप हो जाए यार। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? इस
पद को खत्म करके बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, और उसकी सहायता करने के लिए चार सदस्य परिषद वाली कौन सी? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वॉरवेल, ताकि बिहार, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया जाए। उससे ये फायदा होगा कि एक शासन व्यवस्था बनी रहेगी। जैसे बंगाल में कार्यक्रम चल रहा है वैसा ही बॉम्बे में चलेगा, वैसे ही मद्रास में चलेगा। नहीं तो बंगाल का गवर्नर कुछ और कर रहा है, बॉम्बे का कुछ और कर रहा है। हाँ? यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए इनको इसके अधीन कर दिया गया था। समझ में आ गई बात? तो दो चेंजमेंट क्या हुए? पहला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या किया गया? कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। उस 4 वर्ष में प्रत्येक 1 वर्ष में 1/4 सदस्यों को रिटायर होना था और 1/4 नए सदस्यों को आना था। दूसरा क्या किया कि बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। तीसरा क्या किया कि गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक परिषद का गठन, ये कब किया गया है? इस परिषद के कितने सदस्य हैं? ये नाम याद रखना, पहला फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मानसन, चौथा वॉरवेल। ठीक है। इसके बाद क्या किया गया? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। अच्छा, एक चीज और, ये कितने लोग हो गए? 4 और 5। 5 में से ये भाई, ये हमेशा कहाँ रह रहा है? यूके रह रहा है। और बाकी के 3, क्लेवरिंग, मॉनसन और वॉरवेल, ये कहाँ है? ये भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स की सहायता करने के लिए है। ठीक है। अगर विवाद हो जाए इस 5 में से तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? बहुमत के आधार पर। यहां तक समझ में आ गई बात? इस परिषद और गवर्नर जनरल का अगर विवाद हो जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? यानी निर्णय वही लिया जाएगा जिसको 3 लोग मान रहे हो, नहीं तो निर्णय नहीं लिया जा सकता था। ठीक है, यहां तक आ जाओ। नेक्स्ट, कलकत्ता में एक, ये किसकी विशेषता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया। इसके एक पहले अध्यक्ष कौन, वो कौन है? न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन है? एलिजा एम्पे। और 3 जो अन्य न्यायाधीश हैं वो कौन कौन है? चैम्बर, लेमेस्टर और हाइडे। ये 3 थे। ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसमें कुल मिला के 4 न्यायाधीश होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम क्या है? एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइडे। यहां पर थोड़ी दिक्कत कर दी। अगर वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके पास क्या शक्ति? भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास क्या शक्ति है? विधि बनाने की शक्ति है क्या? विधि व्याख्या करने की शक्ति ना। यानी वर्तमान की सुप्रीम कोर्ट के शक्ति क्या है? सिर्फ न्याय देने की। विधि बनाने की शक्ति किसके पास थी? संसद के पास। यहां पर इसमें एक गलती हो गई। किससे? अंग्रेजों से। कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय मतलब न्याय देने के साथ साथ विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया। एक तरफ ये भी विधि बना रहे हैं और एक तरफ विवाद होगा। यही इसकी कमी है, बताएंगे अभी। यहां समझ में आ गई बात? यानी विधि ये भी बना रहे हैं और विधि ये भी बना रहे हैं। ये दोनों को शक्तियों को ओवरलैप करने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया? ये ओवरलैपिंग बाद में इसकी कमी को दिखाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। ये समझ में आ गया सुप्रीम कोर्ट किसके गठन क्यों गठित किया गया? क्यों गठित किया गया? न्याय मतलब भ्रष्टाचार का कोई मामला है तो तुरंत सजा दो। लेकिन क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीली न्यायालय है वर्तमान का? आर्टिकल
बहुत सुंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये जो वर्तमान कलकत्ता का था, ये अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था, यानी इसके खिलाफ अपील कहां कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल। समझ में आई बात? यानी अपील के मामले में ये जो सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है, वो कैसा है? इसका ज्यूरिडिक्शन कम है। वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट अंतिम है, तो उसका ज्यूरिडिक्शन ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। नेक्स्ट आ जाओ। एक चेंजमेंट और किया गया। हाँ, ये तो ठीक थी। क्या थी? विशेषताएं। विशेषताओं में क्या क्या देख लिया हमने? पहला, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। दूसरा, उसकी सहायता के लिए काउंसिल। इस काउंसिल में कितने सदस्य? 4। कौन कौन से? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वॉरवेल। अगर निर्णय लेना तो निर्णय किस आधार पर? बहुमत के आधार पर। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के। विशेषताएं समझ में आ रही हैं? तीसरी विशेषता क्या थी? भारत में एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया। इसमें पहला वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश एमपे, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन से हैं? चैम्बर, लेमेस्टर, हाइडे। है ना? इस सुप्रीम कोर्ट को न्याय के साथ साथ विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। तो ये विशेषताएं हैं किसकी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अब विशेषता है तो उपयोगिता देखो क्या है। क्यों लाया गया? क्यों लाया गया? उद्देश्य क्या? करप्शन का, बस। तो क्या करना था? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। दूसरा क्या था? ये जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये भारतीय राजा महाराजा से क्या लेते थे? इसको भी रोक दिया गया। किसी भी प्रकार के गिफ्ट या उपहार आप किसी भी भारतीय राजा महाराजा से क्यों नहीं लेंगे? ताकि फिर आप उसके प्रति लाल हो जाएंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा देखो, बस वही 1/4 सदस्यों को किसके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रत्येक 1 वर्ष में रिटायर करना था और उतने ही अपॉइंट करना था। ये इसकी उपयोगिता क्यों की गई? ताकि 1 साल के भीतर जो व्यक्ति आ रहा है वो तुरंत चला जाए। जब कम समय होगा तो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पहले भी 1 ही वर्ष था, लेकिन वो कंटिन्यू रहते थे। इनको बार बार हटाया नहीं जाता था, बढ़ा दिया जाता था टाइम पीरियड। लेकिन अब क्या कर दिया गया? 1 साल के अंदर रिटायर होना ही होना है, होना ही होना है। ठीक है, और नए 6 सदस्य आएंगे, तो जो जाएंगे वो समझ ही नहीं पाएंगे हुआ क्या। जो नए आएंगे उनको व्यवस्था समझने में 1 साल लग जाएगा, तो भ्रष्टाचार में लिप्तता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, अब इसकी समीक्षा थोड़ा सा देखो। यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पे पूछेगा। इम्पे वाला क्वेश्चन जाके देखना कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एलिजा इम्पे कौन है? ये कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश कितने थे? लेमेस्टर, चैम्बर और हाइडे। ये सब याद रखना। गवर्नर जनरल की परिषद के पहले 4 सदस्यों के नाम क्या हैं? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वॉरवेल। ये सब चीजें रटोगे तभी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, अब समीक्षा देखो क्या करना है। समीक्षा में क्या किया गया था थोड़ा समझो। गवर्नर जनरल किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल तो था, उसके बाद किसको अधीन कर दिया गया? बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। यानी
लेकिन इस चीज की व्याख्या नहीं की गई कि वॉरेन हेस्टिंग्स की किन बातों को ये दोनों मानेंगे, यानी ये इनकी विवेकाधीन शक्ति पर छोड़ दिया गया। विवाद होगा कि नहीं होगा? अगर तुम्हें सही लाना ही था तो कम से कम इनके अधिकार क्षेत्र को भी व्याख्यात कर देते कि आपका अधिकार क्षेत्र वित्त के मामले में आपको वॉरेन हेस्टिंग्स की बात माननी पड़ेगी। ये लिख दिया तो मानते, लेकिन क्या कर दिया गया, इनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो बताओ बॉम्बे का गवर्नर इसकी बात मानेगा? तो विवाद बनता रहेगा कि नहीं बना रहेगा। दूसरा देखो, इसका काम क्या है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का काम क्या था? विधि बनाना। सुप्रीम कोर्ट को भी यही अधिकार दे दिया गया। कौन सा? अब एक ही मामले में दोनों लोग विधि बनाएंगे, तो जब एक ही मामले दोनों विधि बनाएंगे तो कौन सी विधि प्रभावी होगी? लड़ाई होगी कि नहीं होगी? किसके बीच? सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की, है ना, समीक्षा लिखनी ना हमको। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां बतानी ना। पहली कमी क्या दिखी कि गवर्नर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को अधीन तो कर दिया गया, किसके? बंगाल के गवर्नर। लेकिन किस कामों को मानेंगे और किस काम को नहीं मानेंगे इसकी व्याख्या, तो वो माने ना माने ये किसकी मर्जी हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ और कहेंगे, ये लोग कुछ और करेंगे, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, विवाद होगा। समीक्षा कमी। दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को क्यों बनाया गया? ताकि वो भारत में विधि बनाए, और सुप्रीम कोर्ट को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। फिर ऐसे में कौन सी विधि प्रभावी होगी, इसका विवाद होना तय है। किसके बीच? समझ में आ गई बात? पक्का। तीसरा देखो समीक्षा क्या थी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मध्य अगर विवाद हो जाए तो निर्णय कैसे? बहुमत। बहुमत मतलब 3 और 2। अभी देखना क्या लिखा था हमने, अगर रिलेट कर पाओगे तो समझ जाना। यहां लिखा था ना, ये तीनों कहां रह रहे हैं, ये कहां रह रहा है। अब आ जाओ, और पांचों के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया। ठीक है, अब अगर विवाद हो गया तो वो कौन है? फ्रांसिस भाई कहां रह रहा है? ये यूके में रह रहा है। भारत में कौन कौन रह रहा है? एक वॉरेन हेस्टिंग्स है, कौन है? क्लेवरिंग है, और मॉनसन है, और वॉवेल है, वॉरवेल है ना। अब किसी मुद्दे पर विवाद हो गया, विवाद के लिए चाहिए क्या? बहुमत। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ साथ क्लेवरिंग भी इस मुद्दे पर एक पक्ष, और इसके विपक्ष में 2 होगा। ये निर्णय कैसे लेगा? बहुत टाइम लग जाएगा ना। यानी ये भाई कहां बैठा है? निर्णय अभी लेना है, लेकिन अब इसको लेटर लिखो, वो पहुंचेगा, फिर जवाब देगा, निर्णय में विलंब होगा कि नहीं होगा। तो इस बहुमत का कोई वास्तव में कोई अर्थ निकला? समीक्षा। समझ में आई? तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग। कैसे हम पढ़ा देते इसको 15 मिनट में, संभव था। अब अगर इसको पढ़ने के बाद रिवीजन कर लोगे, नोट्स बना लोगे, तो विश्वास मानना, गारंटी है इस रेगुलेटिंग एक्ट से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से नहीं निकलेगा। ये वादा है। चाहो तो 100 रुपए का स्टैंप ले और लिखवा लो हमसे। ठीक है, फिर से सुनो, थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखो। 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। उसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना था व्यापार करने के माध्यम से, और इसने लगातार खूब धन कमाया। यह व्यवस्था 1600 से चालू हुई और 1757 तक अनवरत चलती रही। इसका एक शेयर भारत के सरकारी कर्मचारियों को मिलता रहा और एक बड़ा प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को जाता रहा। ऐसा होता रहा तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा थोड़ी सी परिवर्तित हुई। अब भारतीय राजनीति में इनको प्रवेश करने का मन हुआ। उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन ये कहाँ घुस गए? राजनीति में। यानी इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। 57 में युद्ध हुआ प्लासी का। प्लासी के युद्ध ने राजनीति में दरवाजा खोल दिया। किसके प्रवेश के लिए? अंग्रेजों के। और ये क्लियर हो गया बक्सर के युद्ध के बाद कि आने वाला समय भारत में किसका है?
अंग्रेजों का। इन्होंने दम भर लूटा भारत को। कब से कब तक? इलाहाबाद की संधि के बाद से लेकर जब उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, उसके बाद से लेकर 1772 तक इन्होंने खूब सारा धन लूटा। लूटा तो ठीक, लेकिन वो सारा धन कहाँ रख लिया? अपने जेब में रख लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों को उस धन की प्राप्ति नहीं हो पाई। ऐसे में इन 7 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों का धन खर्च तो होता रहा। क्यों? क्योंकि साम्राज्यवादी कंपनी है वो, उसको अपना क्षेत्र बढ़ाना है। क्षेत्र बढ़ाना है तो उसको पैसों की भी आवश्यकता होगी और सैनिकों की भी आवश्यकता होगी। उसको पेंशन देना होगा, वेतन देना होगा, भत्ता भी देना होगा। ऐसे में पैसा डेली जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया के कगार पर पहुंच जाएगी और 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई। इस दिवालिया से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सरकार के पास दरवाजा खटकाएगी कि साहब हमको लोन दे दो। अंग्रेजी कंपनी सरकार ने कहा लोन दे देंगे लेकिन हम अपने स्तर पर जांच करवाएंगे। और उस जांच समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड नॉर्थ को। 2 समिति बनी, प्रवर्त समिति और गुप्त समिति। इस समिति ने अपनी जांच की और जांच में पाया कि वास्तव में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी क्या हो गए? करप्ट हो गए हैं, घूसखोर हो गए हैं, बदतमीज हो गए। इन पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता। और इस पृष्ठभूमि में 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया गया। ठीक, ये पृष्ठभूमि। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताओं में देखा कि 1772 तक जो बंगाल का गवर्नर अलग है, मद्रास का अलग है और बॉम्बे का अलग है। इन सबको एक पद बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। पहली विशेषता। दूसरी, इस गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जो कितने सदस्यों से मिलकर बनी? 4। पहले फ्रांसिस, दूसरे क्लेवरिंग, तीसरे मानसन, चौथे वॉरवेल। ये सभी सदस्य गवर्नर जनरल की सहायता करेंगे और अगर विवाद हो जाए तो निर्णय कैसे लेंगे? बहुमत के आधार पर। तीसरी विशेषता कि सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया जिसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजाबेथ, और 3 अन्य न्यायाधीश हैं जिनके नाम चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड है। ये तीनों सुप्रीम कोर्ट का वास्तव में कार्य क्या होना चाहिए? न्याय देना। लेकिन इसका काम क्या हो गया था? यह न्याय के साथ साथ विधि भी बनाती थी। अब गवर्नर जनरल की काउंसिल भी विधि बना रही है और तो विवाद होगा कि नहीं होगा? यह विशेषता थी। चौथी चीज हमने क्या देखी? उपयोगिता। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों, कर्मचारियों पर अंकुश लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और 1/4 सदस्य प्रत्येक 1 वर्ष में रिटायर होकर अपने अपने घर जाने लगे। इस वजह से भ्रष्टाचार थोड़ी से कंट्रोल में आ गया। ठीक, अगर इसकी समीक्षा की बात करें तो समीक्षा के बिंदुओं पर ध्यान दो। क्या क्या है इसकी संरचना? देखो क्या है। गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल कितने सदस्यों से मिलकर बन रही है, जिनमें से फ्रांसिस हमेशा कहाँ रह रहे हैं? अगर विवाद हो जाएगा तो निर्णय कैसे लोगे? बहुमत। बहुमत के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 4। बहुमत के लिए 5 है तो 3 और 2 का बहुमत होना चाहिए। लेकिन भारत में है कितने लोग इस समय? 4 का बहुमत कैसे निर्धारित होगा? फ्रांसिस का निर्णय जानने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो वास्तव में निर्णय आ पाया? नहीं आ पाया। दूसरा, विधि बनाने का वास्तविक कार्य किसके पास था? गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह अधिकार दे दिया गया और विवाद को कहीं ना कहीं जन्म दे दिया गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। लेकिन किन बातों पर अधीन किया गया इसकी व्याख्या नहीं की गई। इन सभी आधारों पर इसकी समीक्षा की जा सकेगी। लेकिन उद्देश्य इसका क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का बढ़ता भ्रष्टाचार को रोकना या कम करना। ठीक है, बाकी कल हम मिलेंगे 1781 के चार्टर एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। ये कल दोनों एक साथ करा देंगे।